दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए मास्टर वीडियो होने वाला है रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर मैं आपको अभी यहां पे रिवीजन करवाने की बात करवाऊं और कुछ इस तरह से कि एक बार सारी कहानी नजरों के सामने से दौड़ जाए तो वो क्या किया जा सकता है उसके लिए कि आपको पूरे चैप्टर्स बता दिए जाए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्रिंगिंग यू द रैपिड रिवीजन फॉर कंप्लीट हिस्ट्री क्लास 10th। हिस्ट्री में हम लोगों के 5 चैप्टर आ रहे हैं। ये जो 5 चैप्टर है कौन कौन से हैं? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो यह जो 5 चैप्टर्स हैं, इन पांचों चैप्टर्स का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको चैनल पर दे चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपने वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अगर वहां पे आप ऐसा है कि हाँ सर वो कंप्लीट हो गया है, अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट में एक बार पूरी कहानी और कोई बता दिया फिर रिवीजन हो जाए, तो उस पर्सपेक्टिव से ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। एक डिस्क्लेमर अभी दे देता हूं, आपने जो डिटेल चैप्टर्स पढ़े हैं, एनसीईआरटी पढ़ी है, ये उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसमें एक सप्लीमेंट्री मटेरियल है। मतलब कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत को और 4 चांद लगाने के लिए ये चीज है कि जहां पे आपको रिवीजन हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज है जिसमें आपको क्या हो रहा है, जिसमें आपको रिवीजन हो जाएगा एक बार सारे चैप्टर्स का। लेकिन आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको एनसीईआरटी की ग्रास्प होना चाहिए, वो कीवर्ड्स हाईलाइट होना चाहिए। बाकी पूरी कहानी समझने के लिए एंजॉय दी सीरीज। स्टार्ट करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। सारे चैप्टर्स एक एक करके आपके सामने इसी तरह से आ जाएंगे। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज, नेशनलिज्म इन यूरोप कहानी सीरीज, ठीक है, मिनी वर्जन। क्या है तो पूरा नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करें तो किसकी पेंटिंग से स्टार्ट होता है? फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग से। आई विल टेक जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग से स्टार्ट होता है। फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग में आपने क्या देखा कि उन्होंने किस तरह से बताया कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है तो वो क्या बनते जा रहे हैं, नेशन स्टेट बनते चले जा रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से कहानी चालू होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करी वो देखा। नेपोलियन का कैरेक्टर आता है कि जो फ्रेंच आइडियाज को पूरी जगह फैलाएगा। तो नेपोलियन का कोड, लोगों ने नेपोलियन को अपोज करा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि पॉलिटिकल फ्रीडम और मॉडर्न चेंजेस कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा कि जब यूरोप इतना इतर बितर फैला हुआ था तो उसमें नेशनलिज्म कैसा आता है। तो नेशनलिज्म लाने में कहीं ना कहीं, जैसे आप क्या देखोगे, उस समय की सोसाइटी को समझना होगा कि एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स रूलिंग क्लास के लोग थे जो कंजर्वेटिव्स भी कहलाएंगे, और दूसरे थे मिडिल क्लास के लोग जो इमर्ज हो रहे थे। मिडिल क्लास के लोग ट्रेड वगैरह से इमर्ज हो रहे थे, एजुकेटेड थे, तो दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी जहां पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फंडामेंटल राइट्स बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, इन सारी चीजों की बात की जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म की अगर बात करें तो क्या है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होना चाहिए, जहां पे हमने ज़ोल्वेरिन का केस देखा, ठीक है। और यही लिबरल्स जो थे, तो इन लिबरल्स में कहीं ना कहीं क्या है कि रिवोल्यूशन लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे जाके लिबरल्स, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट देखा आपने, उसके बाद में आगे जैसे देखेंगे तो और भी कैटेगरीज थी। लिबरल्स हो गए, लिबरल्स के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलता है कि कंजर्वेटिव्स भी थे। कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो नेपोलियन को हराने के बाद में जो पावर में आए 1815 के बाद में, वो कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे कि वो ये चाहते थे ओल्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को वापस थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए, मोनार्की को, ठीक है। और उसी के चलते क्या, ट्रीटी ऑफ वियना उन्होंने साइन करवाया। ट्रीटी ऑफ वियना के प्रोविजन हमने आज डिस्कस करे। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है कि उसको अपोज किया लोगों ने, तो स्वाद चख लिया था ना आजादी का। तो 1815 में कंजर्वेटिज्म जब वापस आ जाते हैं तो उसके बाद में रेवोल्यूशनरीज उठते हैं, और उन रेवोल्यूशनरीज में एक गुजीपी मजीनी थे जो मैंने आपको बताया। फिर आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो अब क्या होता है कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, किसने कहा स्टेटमेंट, ये बताएंगे आप कमेंट में। और इसी के तर्ज पे आप क्या देखते हो कि फ्रांस में 1830 में जो मोनार्की थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदला गया। उसी को देख के बेल्जियम को देख के क्या है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलाई जाती है। साथ ही साथ बीच में एक कैरेक्टर आता है, मतलब एक पूरा एपिसोड आता है रोमांटिसिज्म का। तो रोमांटिसिस्ट कौन है? वो लोग जो कल्चर में विश्वास रखते हैं फॉर यूनिफिकेशन, कल्चर में विश्वास रखते हैं फॉर यूनिफिकेशन। तो जो रोमांटिसिस्ट थे तो उसमें जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का रशिया के ऑक्यूपेशन, रशिया ने जो पोलैंड के ऊपर ऑक्यूपेशन किया उसमें प्रोटेस्ट लोगों ने लैंग्वेज की मदद से किया। तो दीज आर द इंस्टांसेस ऑफ रोमांटिसिस्ट या फिर रोमांटिसिज्म प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन द फोर्जिंग ऑफ नेशनलिज्म। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर के अलावा कैरोल कुरपिंस्की का भी नाम रोमांटिसिस्ट में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी रोमांटिसिज्म वाला कार्यक्रम पूरा खत्म होता है, उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे आगे तो क्या है, हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट वाला केस रहता है कि व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन से लहर चालू होती है। 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, 1848 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्रांस को देख के फिर क्या है, 1848 में ही लिबरल रेवोल्यूशन होता है। कहां का लिबरल रेवोल्यूशन होता है? जर्मनी का।
तो जो फेल्ड अटेम्प्ट था लिबरल्स के द्वारा, जिसमें लिबरल्स ने प्रयास तो किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में फ्रेडरिक विलियम फोर के आगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया। विमेन भी गई थी, लेकिन विमेन का स्टेटस उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन लोगों को ये समझ आ गया था कि आजादी तो देना पड़ेगी, धीरे धीरे पावर को डाइल्यूट करना पड़ेगी, है ना। इतना देखा। फिर क्या होता है, जर्मनी के यूनिफिकेशन का काम, अब जिम्मेदारी आती है किसके ऊपर, जो रूलिंग क्लास थी उन्हीं के ऊपर। तो ऑटो वन बिस्मार्क 7 साल तक 3 लड़ाइयां लड़ते हैं। 3 लड़ाई लड़ने के बाद वो जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाते हैं। सिमिलरली इटालियन यूनिफिकेशन में हमने कहानी देखी कि इटालियन यूनिफिकेशन में क्या हुआ। तो इटालियन यूनिफिकेशन में आपने अलग अलग कैरेक्टर देखे। मजीनी के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद में विक्टर एमेनुएल जो राजा थे उनके ऊपर जिम्मेदार आई। विक्टर एमेनुएल के बाद में जैसे अगर आप आगे देखोगे तो कैवियोर और गैरिबाल्डी इन सब ने मिलकर अल्टीमेटली क्या है 61 में राज तिलक करवा दिया किसका, विक्टर एमेनुएल का। इसी के साथ साथ ब्रिटेन का केस जो स्ट्रेंज रहता है, क्यों, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुए। पार्लियामेंट ने पावर, राजा ने पार्लियामेंट को खुद पावर दे दी और फिर पार्लियामेंट ने धीरे धीरे इंग्लिश नेशन जो था तो वो किसके ऊपर कह सकते हैं, आयरलैंड के ऊपर, और उसके बाद में वेलोनिया वाला जो क्षेत्र था तो उनके ऊपर, सबके ऊपर नहीं, वेलोनिया कहां से आ गया बीच में, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि यूनाइटेड आयरिशमैन का स्ट्रगल था एक, ठीक है। तो उनको इनकॉर्पोरेट किया ब्रिटेन की जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने। उसी के साथ साथ में एक्ट ऑफ यूनियन जो साइन होता है 1707 का, उसके चलते उन्होंने क्या किया कि आयरलैंड के पहले कौन सा पार्ट था, स्कॉटलैंड, उसको यूनिफाई कर लिया, ठीक है। तो ये सारे यूनिफिकेशन वाला पार्ट था। एलिगरी वाला एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, जब किसी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फॉर्म दिया जाता है तो वो एलिगरी कहलाता है, एलिगरी कंस्ट्रक्शन, वो हमने देखा। फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस, फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस मैरियन, और जर्मनी की एलिगरी जर्मेनिया, ये 2 पार्ट, 2 एलिगरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक जो आपका नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म है, तो जिसमें ये बताया गया कि यूरोपियन नेशंस खुद नेशनलिज्म की फीलिंग के चलते यूनाइट हो गए, फिर वो दूसरे देशों के ऊपर क्या होते गए, इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज के चलते डोमिनेट करते चले गए, ठीक है। और उसी एंटी इंपीरियलिज्म के चलते कॉलोनियल कंट्रीज में कहीं ना कहीं आजादी आती है, वो एक थर्ड पार्ट रहेगा। लेकिन इस पूरे इंपीरियलिज्म में आपको क्या देखने को मिलता है, एपिसोड देखने को मिलता है कि जो बाल्कन्स थे, बाल्कन रीजन में जो स्लैविक नेशनलिस्ट थे, जो छोटे छोटे देश ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से बने थे, वो देश क्या होने लगे, आपस में लड़ने लगे। और उसमें बिग पावर्स जब कहीं ना कहीं पार्ट बन गए उस राइवलरी का, तो उससे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। सो दिस वाज द होल चैप्टर। चलो, तो अब नेशनलिज्म इन इंडिया की कहानी। नेशनलिज्म इन इंडिया दो मेजर मूवमेंट्स पर बेस्ड है। 2 मेजर मूवमेंट्स कौन कौन से, आपका नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इनके आगे की और पीछे की कहानी समझ लो पहले। नेशनलिज्म इन इंडिया चालू होता है कहां से, कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, साथ ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाने से, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाने से लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आती है। और इंडिया वाला ये जो चैप्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट का, ये गांधी जी के आने के बाद का जो एपिसोड है वो आपको इस चैप्टर में दिया है। तो गांधी जी कब आते हैं, 1915 में आते हैं, ठीक है। और उसी टाइम पीरियड में जैसे आप देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी थी जिससे लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म फोर्ज हुई थी। कैसे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टैक्स इंक्रीज कर दिया, चीजों की कीमत बढ़ रही थी, फोर्स रिक्रूटमेंट चल रहा था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक थी, चीजों की कीमत बहुत बड़ी थी, खाने की कमी थी, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में ठूसा जा रहा था। तो इसके चलते लोग इन सारी परेशानियों का कारण ब्रिटिश एम्पायर को मानते थे और इस कारण से लोग एकजुट हो रहे थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं इंडिया में नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन कर रहा था। महात्मा गांधी आते हैं, सत्याग्रह का आइडिया लेके आते हैं। सत्याग्रह का आइडिया ध्यान रखिएगा, जहां पर उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस की बात करी, और इसी सत्याग्रह के आइडिया को उन्होंने चंपारण, खेदा और अहमदाबाद में इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट किया। फिर क्या होता है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह के प्रिंसिपल को और आगे तक ले जाना चाह रहे थे। तो जैसे आप 1718 का टाइम पीरियड देखते हैं, 1718 में महात्मा गांधी ने क्या किया, चंपारण, खेदा और अहमदाबाद वाला एपिसोड। 1719 में रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। रॉलेट एक्ट क्या था, एक ऐसा काला कानून जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया था कि किसी को भी अरेस्ट करो, जेल में डालो, ठीक है, और कोई ट्रायल नहीं चलेगा, 2 साल तक तुम जेल में ही बैठे रहोगे, और फिर अगर तुम बेगुनाह तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए पीसफुल सत्याग्रह प्लान किया गया था, लेकिन वो वायलेंट कन्वर्ट हो जाता है, मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, चारों तरफ खून खराबा, ठीक है, वायलेंस, आगजनी देखते हुए लोग बड़े नाखुश थे और नाराज थे ब्रिटिश एम्पायर से, गुस्सा थे। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने, ठीक है, लोगों को बहुत बुरी तरह से सप्रेस किया। इसी के पैरेलल में खिलाफत इशू चल रहा था, जो मुस्लिम मासेस थी वो खलीफा के अगेंस्ट में जो डिसरिस्पेक्ट ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार के बाद इंपोज करने वाला था, उससे नाराज थे। और इसी के चलते क्या, मुस्लिम मासेस जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, इंडिया में ये अली ब्रदर्स जो थे, तो क्या कर रहे थे, सपोर्ट गैदर कर रहे थे। महात्मा गांधी ने सही मौका देखा कि ये जितना भी डिस्कंटेंट है इसको चैनलाइज किया जा सकता है एक बड़े नेशन वाइड मूवमेंट में, और उसी के चलते महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया दिया। ठीक है, सितंबर के कोलकाता सेशन में प्रपोजल रखा गया था, दिसंबर के कोलकाता सेशन में उसे दिसंबर के नागपुर सेशन में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। और इस तरह से क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहां पे बात यह की गई थी कि हम बॉयकॉट करेंगे, ठीक है,
टाइटल्स वगैरह लौटाएंगे, वी विल नॉट कॉपरेट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है शहर में, गांव में अलग अलग जगह अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट किया। शहर में लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, ठीक है, बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स पे आधा हो गया था लगभग ट्रेड, ये सारी चीजें। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं थे, खादी महंगा था, तो मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन भी होता देखने को मिला। अगर कंट्री साइड की बात करें तो कंट्री साइड में क्या विलेजर्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। बाबा रामचंद्र, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर अवध किसान सभा बनाई। तो विलेज में लेकिन ये था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कम, ब्रिटिशर्स के जो एजेंट्स थे, तुलकदार, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स वगैरह, उनके अगेंस्ट में ज्यादा दिख रहा था। नाई धोबी बंद वगैरह ऐसे मूवमेंट चलाए गए कि तुलकदार को, ठीक है, और लैंडलॉर्ड्स जो होते थे उन्हें बेसिक फैसिलिटी से डिप्राइव किया जाए। लेकिन एट टाइम्स क्या होता था, गांधी जी के नाम का गलत इस्तेमाल करके वायलेंस तक सैंक्शन कर दिया जाता था। लोग बोलते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, अपन तो हमला करो इनके ऊपर, ठीक है, बाजार वर लूटेड एंड ऑल दोस थिंग्स वर टेकिंग प्लेस। पैरेलली क्या है कि प्लांटेशन वर्कर्स, पैरेलली ट्राइबल पॉपुलेशन जो, तो उन्होंने अलग तरह से इंटरप्रेट किया था, अलूरी सीताराम राजू को आइडियल मानते हुए। गुडेम हिल्स जो थी, तो वहां पे आपको वायलेंट रेबिलियंस देखने को मिल रहे थे, ठीक है। उसी के साथ साथ प्लांटेशन वर्कर्स ने अपनी अलग स्वराज की अंडरस्टैंडिंग बना ली थी। उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि प्लांटेशन फील्ड छोड़ के बाहर निकल जाए, ठीक है, और इसी के चलते वो बाहर निकल गए थे। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ने उन्हें बांध के रखा था, लेकिन वो डिफाई करते हुए चले गए। उन्होंने बोल दिया कि गांधी राज इज कमिंग बट दे वर कॉट इन बिटवीन, ठीक है। तो ये उनका एपिसोड हुआ है इस पूरी कहानी से। लेकिन एक चीज समझ में आई कि लोग कहीं ना कहीं एकजुट महसूस कर रहे थे। अगला ये सारा सब कुछ 21 से 22 तक हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में कॉल ऑफ कर लिया गया। अगला इंसिडेंट जो होगा, तो अगला इंसिडेंट कहां पे होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि वो 30 में स्टार्ट होगा। बीच का जो टाइम पीरियड था, तो टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो मेजर डेवलपमेंट हो रहे थे, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था, स्वराज पार्टी बनाई गई थी जो चुनाव लड़ने जा रही थी वापस, साइमन कमीशन आया था, उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। ये चाह रहे थे कि हम लेंगे तो पूरी आजादी लेंगे। और यंग लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण रेजोल्यूशन की बात भी करी थी कि लेके रहेंगे पूरी आजादी, ठीक है। अब आजादी तो नहीं मिलती है, तो उसी चीज को कैपिटलाइज करते हुए महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आइडिया पिच किया, जहां पर उन्होंने सॉल्ट को पावरफुल सिंबल माना कि सारे लोगों को सॉल्ट की मदद से जोड़ा जा सकता है, डिमांड को वाइड रेंजिंग बनाई जा सकती है। और फिर वो अपने क्या बोलते हैं, साबरमती आश्रम से डांडी कोस तक चलते हैं, सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं, और वहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। जगह जगह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या होता है, लीडर्स वगैरह अरेस्ट होने लगते हैं। मूवमेंट कहीं कहीं वायलेंट हो रहा था। महात्मा गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट के चलते उसको कॉल ऑफ कर लिया। महात्मा गांधी जाते हैं फिर कहा लंदन, वहां से खाली हाथ लौटते हैं, कुछ मिलता नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च करा जाता है, लेकिन फिर उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है सेकंड फेज में। अब यहां पे बात आती है कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पीजेंट्स भी थे, पुअर पीजेंट्स भी थे। रिच पीजेंट्स ये चाहते थे उनका टैक्स बंद में कमी मिल जाएगी उनको, ठीक है, और पुअर पीजेंट्स ये चाहते हैं कि जो पुअर पीजेंट्स को रेंट वगैरह पे करना पड़ता था उसमें छूट मिल जाएगी। तो दोनों अपोजिंग ग्रुप थे, ये ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, वर्कर्स भी थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट किया, फंड वगैरह दिया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा नहीं था, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, इस कारण से वर्कर्स का पार्टिसिपेशन रिलेटिवली कम था। क्लियर हुआ। तो ये तो पार्टिसिपेशन हो गया। अब अगर हम बात करें लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा था, लिमिटेशन में देखने को मिल रहा था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में कंसेंसस नहीं थे। अब लोअर कांग्रेस मेंबर्स ये चाहते थे कि लोअर कास्ट को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अपर कास्ट एनरेज हो जाएंगे, और इसी के चलते क्या है, लोअर कास्ट लीडर्स अपना अलग क्या कर रहे थे, कह सकते हैं दलित को इकट्ठा कर रहे थे, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वगैरह बनाना, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करना। और उसी के बीच में गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में भी आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और वो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं पूना पैक्ट से रिजॉल्व होता है 1932। उसी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी भी नहीं थी। हिंदूज की ऑर्गेनाइजेशन भी बन रही थी, मुस्लिम्स की भी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, ठीक है। एम आर जयकर और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाए। तो ये एक लिमिटेशन होती है रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर। लास्ट टॉपिक जो है, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की अगर बात की जाए, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस भी कैसे डेवलप होती है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की अगर हम बात करें, तो ये पूरा नेशनल मूवमेंट जो है, तो यूनाइटेड स्ट्रगल से तो हम एक साथ हो ही रहे थे, लेकिन कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी हमने एकजुट होने की कोशिश करी। जैसे कि इमेजेस वगैरह कंस्ट्रक्ट की गई भारत माता वगैरह की, ये एक एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय जो कहना है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे वंदे मातरम वगैरह लिखा, ये सारी चीजें। तो सॉन्ग्स, इमेजेस, इनकी मदद से लोगों को एकजुट किया गया। फोक टेल्स, फोक कल्चर की मदद से लोगों को एकजुट करने की कोशिश की गई, जहां पे इस्तेमाल किया गया किसका, कहानियों का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहानियां खुद कलेक्ट करी, नतेशा शास्त्री ने 4 वॉल्यूम, ठीक है, बुक ऑफ सदर्न फोकलोर जो है वो इकट्ठी करी। उसी के साथ साथ सिंबल्स, आइकन्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे झंडा, ठीक है, तो स्वदेशी फ्लैग, स्वराज फ्लैग, ये सारे फ्लैग्स डिवाइस किए गए। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का भी इस्तेमाल किया गया लोगों को एकजुट करने के लिए।
जहां पे ये बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करके बताई है। ठीक है, उठो, हमारा इतिहास बहुत गौरवान्वित रहा है और उस इतिहास में लोगों को विश्वास दिलाने की प्रयास किया गया और इन सारी तरीकों से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्रिएट किया गया। क्लियर है? क्या यहां तक सारी चीज आपको क्लियर है? बताओ। दिस वॉज द होल चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। एक बार सांस ले लूं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से पहले। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर जो है बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों तुम लोग छाती पीटते हो और उसको बड़ा बनाते हो। आओ चैप्टर को सबसे पहले छोटा करें। कैसे? चैप्टर जो है तो 4 टायर पे चल रहा है। 4 टायर पे चल रहा है मतलब अल्टो गाड़ी है आपकी। कैसे? कि ग्लोबल वर्ल्ड मतलब जो आज ग्लोबल वर्ल्ड बना है वो कैसे बना है। तो आज जो ग्लोबल वर्ल्ड बना है वो कैसे बना है, वो आप कैसे पता लगाओगे? तो आज का ग्लोबल वर्ल्ड आपका बना है तो उसके बनने के पहले एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड पीरियड रहा होगा। ठीक है, और वो ग्लोबल वर्ल्ड जो बना है तो 19th सेंचुरी में मेन डेवलपमेंट हुआ, उसमें तो एक पूरा 19th सेंचुरी का एपिसोड है। फिर क्या है, वो जो आज ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है तो उसमें इंटर वॉर पीरियड एक रहा है बहुत खतरनाक। इंटर वॉर पीरियड मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा के सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से चालू हुई, 1918 में खत्म हो गई, लेकिन लड़ाई के बाद में जैसे कबड्डी खेल के आते तो अगले दिन भी घाव पे तो दर्द होता है ना, तो वो वॉर के बाद भी उसके इफेक्ट जो रहे तो वो वॉर के बाद के इफेक्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो ये एक पूरा इंटर वॉर पीरियड वाला टाइम पीरियड रहता है। और उसके बाद लास्ट में रहता है कि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन क्या हुआ। तो ये 4 पैरामीटर्स ध्यान में रखो, चैप्टर को 4 हिस्से में बांट लो तो बहुत आसान रहेगा। अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड की अगर बात करें तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ नहीं, सिंपल सी चीज ये है कि ग्लोबल वर्ल्ड हम जो बात कर रहे हैं तो क्या पहले वर्ल्ड ग्लोबल नहीं था, कनेक्टेड नहीं था? कैसे? सिल्क रूट बताते हैं हमें कि क्या है कि लोग ट्रेड और कल्चरल लिंक्स के थ्रू जुड़े हुए थे, तो कल्चर, सामान, बीमारियां, लोगों के आइडिया, ये सारा सब कुछ पहले भी ट्रांसफर होता था। फूड ट्रेवल्स, तो फूड ये बताता है कि लोगों के कल्चरल कनेक्ट्स थे, इंटरलिंकेज हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अरब जो है तो पास्ता वाला एग्जांपल है कि पास्ता अरब में ओरिजिनेट हुआ तो फिर वो यूरोप पहुंचा। सिमिलरली कि अमेरिका की डिस्कवरी के बाद जो आज हमारा बहुत सारा खाना है वो तब हमारी डाइट में ऐड हुआ। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है, कनकेस्ट, डिसीजेस एंड ट्रेड वाला जो टॉपिक है तो उसमें यही बताया गया है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि कनकेस्ट पे निकले लोग, एल्डोराडो, सिटी ऑफ फेबल, सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने के लिए निकले। ठीक है, उसके चलते इंटरलिंक हुआ वर्ल्ड। विद टाइम क्या होता चला गया, ट्रांसपोर्टेशन और मॉडर्नाइजेशन के चलते वर्ल्ड श्रिंक होता चले गया। फिर क्या होता है कि जैसे वही कनकेस्ट के नाम पे जब यूरोपियंस पहुंचे कहां, अमेरिका, तो वो उनसे पहले उनकी बीमारी लेके चले गए जिसके चलते अमेरिका की आधी पॉपुलेशन साफ हो गई, रेड इंडियंस। ठीक, तो डिसीजेस भी एक तरह से क्या कर रही है, वर्ल्ड को जोड़ रही थी उस समय पे। जैसे अगर हम देखें उसी के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि जब नई लैंड की डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे लोग यूरोप छोड़ छोड़ के जाने लगे और उसके चलते क्या है, आपको ये देखने को मिलता है कि दूसरे एरियाज में सेटलमेंट होता चला गया और वर्ल्ड जो है तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गया। ठीक है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड। 19th सेंचुरी में मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुए तो उसमें क्या हुआ, 3 तरह के फ्लो, कैपिटल का, पीपल का, कैपिटल का, पीपल का, कैपिटल का, पीपल का और गुड्स का, 3 तरह के फ्लो ऑब्जर्व किए जाते हैं। 19th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है 1815 से 1914 तक का टॉपिक जो है तो उसमें 3 तरह के फ्लो बताए गए जहां पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी। जैसे अमेरिका में यूरोप में कॉर्न लॉस था जिसके चलते फूड इंपोर्ट नहीं करने दिया जाता था। जब कॉर्न लॉस को ब्रेक किया गया, फूड इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ तो उसके चलते क्या है कि अब यूरोप में खेती नहीं करना चाह रहे थे लोग। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह से फूड इंपोर्ट होने लगा। तुमने बोला दूसरी जगह ही चल दो, तो क्या है, लोग यूरोप छोड़ छोड़ के खेती करने के लिए नई लैंड जो मिली थी, जैसे मैंने बताया आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां चले गए तो वर्ल्ड इंटरकनेक्ट हो रहा है। द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसे वर्ल्ड इकोनॉमी बन रही थी। ठीक है, तो लोग चले गए तब उनके रहने के लिए घर बनेगा तो लोग घर बनाने वाले भी गए उनके पीछे, पैसा लगेगा तो पैसा भी गया उनके पीछे और इस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी शेप लेने लगी कहीं ना कहीं। ठीक है, आप जैसे देखेंगे तो ये तो वर्ल्ड वाइड काम चल रहा था, उसी के साथ साथ इंडिया में भी आप देखेंगे कैनल कॉलोनीज वगैरह बनी तो लोग वहां पे सेटल होने लगे। समझ में आ रहा है, कहानी कनेक्ट कर पा रहे हो? तो यू विल बी फीलिंग वेरी गुड आफ्टर लिसनिंग द होल स्टोरी कि आपको एक पूरा स्नैप रिकैप हो गया। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या है कि अभी मेकिंग ऑफ ग्लोबल में टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे रेलवे लाइंस वगैरह का डेवलप हो जाना, रेफ्रिजरेटेड शिप्स का डेवलप हो जाना ताकि अब फूड को बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके, तो उसने वर्ल्ड को और इंटीग्रेट किया कहीं ना कहीं। फाइन, अब यही जो पूरा वर्ल्ड बन रहा था तो इसमें कॉलोनियलिज्म भी एक डार्क साइड था। कैसे कि जब इंटरकनेक्शन हो रहा था तो डोमिनेशन भी चल रहा था। तो यूरोप छोड़ छोड़ के लोग अफ्रीका चले गए, अफ्रीका को पूरा तरह से डिवाइड कर दिया। तो वहां पे रेंडर पेस्ट वाला एपिसोड आता है कि अफ्रीका के इतना रिसोर्सेज था उसके ऊपर काली निगाहें गोरे लोगों की डल गई। ठीक है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते पूरे अफ्रीका में एक तरह से वहां के लोगों को लेबर बनवाया गया, फोर्स किया गया, फैमिली लॉज बदल दिए गए वहां पे क्योंकि लेबर शॉर्टेज थी, लोग काम करना नहीं चाहते थे, लोग डिपेंडेंट होते थे किस पे, अपने हर्ड्स पे, कैटल्स पे, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी थी। लेकिन फिर क्या होता है, वहां बीमारी आती, रेंडर पेस्ट, जो कि पूरी कैटल पॉपुलेशन को वहां पे क्या कर देती, नस्तनाबूद कर देती है। तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जो अफ्रीकन नेटिव्स थे दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन दी माइंस एंड दी प्लांटेशन फील्ड्स। तो अफ्रीका के ऊपर ऐसे प्रभाव आया। वैसे इंडिया में आप देखेंगे तो कॉलोनिज्म का इंपैक्ट क्या था कि हमारे यहां से लोगों को इंडेंचर्ड लेबर बना बना के ले जाया जाता था, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो कैरिबियन आइलैंड्स में, गुयाना, फ्रेंच गुयाना में, ठीक है, ट्रिनिडाड में काम के लिए ले जाए जाते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते थे तो उनको बहला फुसला के ले जाते थे, वहां जाके उन्हें पता लगता था कि वो तो एक न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी है,
ठीक है, मतलब टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो बताई जाती थी वैसी कुछ होती नहीं थी। लोग वहां जाने के बाद फिर पछताते थे, लेकिन फिर वो अलग अलग तरीके ढूंढते थे, कुछ भागने की कोशिश करते थे, कुछ ने वहीं पे फ्यूजन ऑफ कल्चर देखने को मिलता है, जैसे हौसे, रफ्तारिज्म, चटनी म्यूजिक, ये सारी चीजें, और कुछ वहीं के हो गए तो वो क्या हो गए, इंडिजिनियस लेबर्स वहां के बन गए। अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वर्ल्ड में हम सिर्फ लेबर बन के ही गए थे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी थे जो अब्रॉड गए। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स कौन थे जो अब्रॉड गए, तो जैसे आप देखेंगे हैदराबादी सिंधीज हो गए, शिकारीपुरी शरॉफ्स हो गए, नट्टुकुटाई चैत्रियास हो गए, जो क्या थे, जो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के बनते ग्लोबल वर्ल्ड में अपना ट्रेडिंग और फाइनेंस के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। ठीक है, लास्ट में आप जैसे देखेंगे तो कॉलोनियलिज्म में कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म और इंडियन ट्रेड जो है तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, जहां पे क्या है कि जैसे इंडिया में कॉलोनियल पावर थी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाने लगा, अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत कर लिया और इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे यहां डंप करने लगे और हमारे यहां से पैसा खूब ले जाते थे, ट्रेड सरप्लस में रहते थे और उस ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल करते थे अपने होम चार्जेस को मीट आउट करने में, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने पाइप लगा के सुखा दिया और खुद पैसे वाले हो गए। फिर आता है इंटरवॉर पीरियड। ठीक है, तो इंटरवॉर पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, इंटरवॉर पीरियड में आपको देखने को मिलता है कि वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बदल जाती है, हथियार, बम, गोले, बारूद बना रहे हैं, और इसी का फायदा मिलता है इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में। या आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में इकोनॉमीज बदल गई है, जो यूरोप अभी तक डोमिनेट कर रहा था वो अब क्या होता है, अब कटोरा लेके खड़ा था। ठीक है, और पोस्ट वॉर रिकवरी में भी जैसा मतलब पोस्ट वॉर सिम्टम्स आप देखेंगे, अभी रिकवरी नहीं हो रही है, तो पोस्ट वॉर इंपैक्ट क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है तो वो कर्ज में डूब गया, एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गई, तो वो एक तरह से कह सकते हैं ग्लट क्रिएट हो गया। अब ओवरकम कैसे किया जाए, तो मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट निकाला हेनरी फोर्ड ने, कन्वेयर बेल्ट पे फोर्डिश मॉडल ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जहां पे चीजों को बहुत तेजी से प्रोड्यूस किया जाने लगा। तो ये मास प्रोडक्शन के चलते क्या एक तरह से इकोनॉमी में बबल क्रिएट हुआ कि यहां प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी सही हो सकती है, और लोगों ने मास कंजम्पशन भी चालू किया विच वाज बेस्ड ऑन दी लोन्स। लेकिन अब जब लोन के रीपेमेंट नहीं हुए तो फिर बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ाया, और बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ाने के चलते पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, जो कि वर्ल्ड का इकोनॉमिक डिप्रेशन कहलाता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यूएसए से मतलब स्थिति खराब होता चालू होती है, यूएसए का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होता है, सारी रिकवरी यूएस के लोन्स पर बेस्ड थी, तो सारा वर्ल्ड भी क्या होता है, डगमगाता है, और इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है। इंडिया में क्या इंपैक्ट होता है, तो इंडिया में जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गई थी। ठीक है, तो फार्मर जो थे देवर इन वेरी डिस्ट्रेस। ठीक है, लेकिन जो कह सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज थे उन्हें एक मिनट के लिए अच्छा लग रहा था, क्यों, क्योंकि सारी चीजों की कीमतें भी कम हो गई थी। कहीं ना कहीं जैसे जेम कीन्स जो हैं वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन में इंडियन गोल्ड रिजर्व ने कहीं ना कहीं रिकवरी में मदद करी थी। तो दैट वाज द सिचुएशन फॉर इंटर वॉर इकोनॉमी। उसके बाद में क्या पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है इकोनॉमिक रिकवरी में, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी जाती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद में नो डाउट सोवियत यूनियन और यूएसए दो ब्लॉक के तरह इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन अब एक चीज समझ में आ गई थी इकोनॉमिस्ट लोगों को, क्या कि मास प्रोडक्शन मास कंजम्पशन से सस्टेन होना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ गुड्स को संभाला जाना चाहिए, और इसी चीज को इसी तर्क पे ब्रिटेन वुड्स में मीटिंग होती है, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे। अब ये बना तो दिए गए, इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड की इकोनॉमिक रिकवरी में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करा। लेकिन अब बात आती है किसकी, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो तो अपने आप को रिकवर कर गई, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जो कि कॉलोनाइज थी, अब वो धीरे धीरे डीकॉलोनाइज हो रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। जब वो आजाद हुई तो उन्होंने भी फिर क्या है, इन्हीं ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंस शो करी, लेकिन वो उतना इंपैक्टफुल रहा नहीं। तो इन्होंने नियो की भी बात करी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ग्रुप ऑफ 77, जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज ये चाहती थी कि उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर उनका कंट्रोल हो। ठीक है, ये कहानी हो गई। इसके बाद में अगर आगे बढ़े हम, तो इसके बाद में हमें लास्ट में देखने को मिलता है कि एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लाया गया था, जहां पे क्या है कि सारी करेंसीज को डॉलर के अगेंस्ट में पेग कर दिया गया था, एंड डॉलर वाज एंकर्ड टू गोल्ड। लेकिन अब क्या होता है कि एक समय के बाद में लोगों को समझ में आता है कि यूएस इकोनॉमी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो जो फिक्स्ड इकोनॉमिक एक्सचेंज रेट था उसको खत्म करके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लाए गए, जिसमें सारी कंट्रीज की करेंसी उनके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से तय की जाएगी, और इस तरह से ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का एंड होता है। और कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा ग्लोबलाइजेशन, जहां पे न्यू कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया इमर्ज होती है, जहां पे लेबर पोटेंशियल है, जहां पे डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, और इस तरह से ये कंट्रीज भी जो है तो वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती है। दिस वाज द चैप्टर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेसिकली आपको चैप्टर स्टार्ट होता है दो पेंटिंग के साथ में। ठीक है, किस किस की पेंटिंग थी, तो जैसे अगर आप दो पेंटिंग्स देखेंगे तो एक तो द डॉन ऑफ न्यू सेंचुरी, द डॉन ऑफ न्यू सेंचुरी, और दूसरा टू मैजिशियन। दोनों पेंटिंग्स मैसेज ये दे रही है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। तो इंडस्ट्रीज तो आ जाए,
इंडस्ट्रीज के आने के पहले क्या स्थिति थी? तो इंडस्ट्रीज के आने के पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पीरियड था। मतलब कि प्रोडक्शन जो है घर में किया जाता था, मॉडर्न फैक्ट्रीज में नहीं किया जाता था। ठीक है, अब ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मर्चेंट्स जाते थे गांव में, लोगों को ऑर्डर देते थे और लोगों को ऑर्डर देते थे, वहां से प्रोडक्शन करवाते थे, क्योंकि शहर में उनकी बनती नहीं थी, ट्रेड गिल्ड्स वगैरह रहते थे। ठीक है, ये सिस्टम था। और पहले मर्चेंट्स ही गांव में जाते थे, आउटसोर्स करते थे, वहां से गुड्स लेते थे और उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली फैक्ट्रीज आती है। ठीक है, तो रिचर्ड आर्कराइट जो थे, तो रिचर्ड आर्कराइट ने क्या कि पहली कॉटन मिल स्टैब्लिश करी, जिसमें उन्होंने क्या देखा कि सारी चीजें एक ही छत के नीचे होने लगी। तो इस तरह से फैक्ट्रीज का कल्चर बड़ा होता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस चेंज दी इंग्लिश लैंडस्केप। ठीक है, कि पूरी की पूरी लैंडस्केप ऐसे बदल गई कि अब क्या है, लोग फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करने लगे थे। तो अब क्या है, ये फैक्ट्रीज रातों रात आ गई क्या? नहीं, जो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज था बड़ा स्लो था। कैसे? क्योंकि इनिशियली जो इंडस्ट्रियल चेंज आया कुछ ही इंडस्ट्रीज में आया, जैसे पहले कॉटन इंडस्ट्री डोमिनेट करती थी, फिर आयरन एंड स्टील डोमिनेट करती थी। दूसरी चीज क्या है कि ऐसा रातों रात सब कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि वर्कर्स आज भी मेजोरिटी वर्कर्स कहां काम कर रहे थे? आज मतलब उस समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बावजूद भी मेजोरिटी वर्कर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेजेस वगैरह में काम कर रहे थे। ठीक है, और फिर इंडस्ट्रियल जब ये चेंज आ रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एकदम स्टैग्नेंट थी, वो भी अपने लेवल पे छोटा मोटा चेंज ला रही थी, बदलाव ला रही थी। और चौथा कि लोगों ने क्या मशीन्स को अडॉप्ट बहुत स्लोली करा, जैसे जेम्स वॉट के स्टीम इंजन को लोगों ने बहुत स्लोली अडॉप्ट किया। अब हैंड लेबर प्रेफर करते थे, स्टीम पावर तो हैंड लेबर प्रेफर करते थे। उसके पीछे का कारण सिंपल सा है कि लेबर अवेलेबल था, मशीन्स महंगी होती थी, सीजनल नेचर ऑफ वर्क होता था, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे और साथ ही साथ एरिस्टोक्रेट्स को हैंडमेड प्रोडक्ट पसंद होते थे। ये 5 पॉइंट्स आपको हैंड लेबर के रेफरेंस में ध्यान रखना है। वर्कर्स की क्या स्थिति थी? तो लाइफ ऑफ वर्कर्स वाज वेरी मिजरेबल। क्यों? क्योंकि वर्कर्स आ तो जाते थे शहर में, लेकिन ऐसे रेड कारपेट एंट्री नहीं होती थी, उनकी काम ही काम है उनके लिए, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि वर्कर्स जो थे तो जिनके रिलेशन है उनको ही काम मिल पाता था, कोई सगे संबंधी, रहने के लिए जगह नहीं होती थी। ठीक है, इन्फ्लेशन अलग बढ़ रहा था, महंगाई, तो उनकी अगर सैलरी भी बढ़ रही थी तो महंगाई भी बढ़ रही थी, सारा सब कुछ। उसी के साथ साथ वर्कर्स एक और पार्ट पे इफेक्ट हो रहे थे कि मशीनाइजेशन जो हो रहा था, मैकेनाइजेशन जो हो रहा था, तो मशीन्स उनकी एम्प्लॉयमेंट छीन ले रही थी। इसी के चलते स्पिनिंग जेनी के ऊपर धावा बोल दिया था ना महिलाओं ने। वो तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ने कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूरोपियन पर्सपेक्टिव हो गया। अब इंडिया में क्या इंपैक्ट हुआ? तो इंडिया में जैसे आप देखो तो एक समय पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी, कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, उसका बोलबाला था पूरे विश्व में। ठीक है, लोहा था हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। ठीक है, लोहा था हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या है कि जैसे ओल्ड जो पोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हो गए। ठीक है, सूरत और कह सकते हैं आप क्या, सूरत और एक और पोर्ट कौन सा था? ठीक है, तो सूरत पोर्ट और हल्दिया पोर्ट जो इनके डिक्लाइन होता है, कैलकाता, और आपको क्या देखने को मिलता है, मुंबई पोर्ट जो है, बॉम्बे पोर्ट, ये ग्रो करते हैं। उसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स जब आए तो पहले तो ब्रिटिशर्स को भी कंपटीशन फेस करना पड़ता था। पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद उन्होंने सारा कंपटीशन हटाया और इंडियन वीवर्स को सिस्टम ऑफ एडवांस चालू किया और गुमास्तास को अपॉइंट कर दिया जो उनसे प्रोडक्ट्स वगैरह कलेक्ट करते थे। ये सारा सिस्टम चल रहा था। वीवर्स जो थे तो वो डिस्ट्रेस फील करते थे। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शंस टू बार्गेन, और इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, ये सारा सब कुछ। ऐसे वीवर्स इफेक्ट हुए। साथ ही साथ क्या है कि जब मशीन मेड गुड्स आने लगे इंडिया में तो वीवर्स और नेगेटिवली इफेक्ट हुए। मतलब क्या है कि उनका डोमेस्टिक मार्केट तो खो दिया और फॉरेन मार्केट जो है उनका वो जो है वो भी क्या हो गया, खो दिया एक तरह से। रॉ मटेरियल पे भी दिक्कत आने लगी और गरीबी में गिला आटा कहां हो गया कि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज पनपने लगी। तो इस तरह से इंडियन वीवर जो है तो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुए थे। लास्ट मतलब उसके बाद अगला टॉपिक जैसे देंगे तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो आ रही थी तो हु वर दी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे वो तो जैसे सेठ हुकुमचंद हो गया। ठीक है, उसके बाद में सेठ हुकुमचंद के बाद में जैसे आप देखेंगे तो जीडी बिरला वगैरह। तो इस तरह से प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियल हाउसेस जो कि चाइना के साथ जो ट्रेड होता था उसमें जूनियर प्लेयर का रोल प्ले करते करते स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हो गए। और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल हाउसेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस तरह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी इमर्ज हुए। अब ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे तो इनके लिए वर्कर्स कहां से आते थे? तो वर्कर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वर्कर्स जो आते थे तो वो अधिकतर रूरल एरिया से आते थे, जैसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हो गए, कानपुर में जो मिल्स वगैरह थी तो एडजस्टेंट एरिया से आते थे। ठीक है, अब ये वर्कर्स क्या होते थे? तो वर्कर्स ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ चले जाते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे और इनको हायर करने में जॉबर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता था। वो पूरी कहानी हो गई है। अगला टॉपिक है आपका पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो उसमें बताया कि इतने ऑड्स के बावजूद भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कभी खत्म नहीं हुई है। क्या थी ऐसी पेक्युलरिटीज? तो उसके पीछे का कारण ये इंडियन इंडस्ट्रीज सर्वाइव ऐसे कर गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म नहीं। उसके पीछे कारण ये कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट उस एरिया में जाती नहीं थी जिधर कंपटीशन ज्यादा था। जैसे तुम कपड़ा बना रहे हो तो हम धागा बना लेंगे चुपचाप। ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट ने कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जैसे हमने बताया
कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज व्यस्त हो गई, यूरोपियन इंडस्ट्रीज व्यस्त हो गई, तो उन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका मिला और साथ ही साथ फिर हमारी इंडस्ट्रीज उनको बना बना के बेचने लगी। और वर्ल्ड वॉर के बाद तो हमने बोल दिया पकड़ ही नहीं पाओगे, हम तो बहुत आगे निकल गए अब, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्रीज ने रिकैप्चर कर लिया मार्केट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटेड, मतलब क्या है कि बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट कैसे कर गई पता है आपको? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी ना, तो वो बाइलेंस में चल रही थी, आपको पता ही नहीं चलता, आप गली में से निकल रहे हो, घर में लोगों की फैक्ट्री चल रही थी छोटी छोटी। हैंडमेड गुड्स जो थी तो उनकी डिमांड हमेशा रहती थी, जैसे फेमाइन भी आता है तो छोटे जो वीवर्स थे, ठीक है, कोरस क्लोथ जो प्रोवाइड करते थे उनकी डिमांड फ्लक्चुएट हो जाएगी, लेकिन जो कह सकते हैं ना कि हैंडमेड प्रोडक्ट जैसे बनारसी साड़ी वगैरह जो होगी तो इनकी सेल्स कभी खत्म नहीं होती है। और उसी के साथ साथ इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने भी छोटा छोटा मैकेनाइजेशन किया अपने एंड पे, जैसे फ्लाई शटल का इंट्रोड्यूस कर लिया गया किसमें, हैंडलूम्स में। समझ में आया ये सारी चीजें। लास्ट मार्केट फॉर गुड्स, उस टॉपिक में क्या बताया गया कि गुड्स बनाना ही काफी नहीं था, जैसे प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए। तो जो मशीन मेड गुड्स बनते थे, ठीक है, ब्रिटेन से जो गुड्स आते थे, मैनचेस्टर से जो क्लोथ्स आते थे, उनको यहाँ इंडिया में कैसे मार्केट किया जाता था, तो अलग अलग टेक्निक्स थी, लेबल्स का इस्तेमाल किया जाता था जैसे मेड इन मैनचेस्टर वगैरह। उसी के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि उन मशीन ये लेबल्स का इस्तेमाल हो गया, इमेजेस ऑफ गॉड गॉडेसेस इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जो इंडियन लैंड पे प्रोडक्ट बेचा जा रहा है चाहे वो ब्रिटेन में बनाओ, लेकिन वो इंडियन ऑडियंस उसको क्या कर सके, इंडियन कंज्यूमर्स उससे एसोसिएट कर सके। फोटोज ऑफ नवाब्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता था टू गिव दी रॉयल पैट्रोनेज टू दैट प्रोडक्ट। उसी के साथ साथ कैलेंडर्स वगैरह में एडवर्टाइजमेंट किया जाता था ताकि अनपढ़ इंसान भी फोटो देख के प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो। नेशनलिस्ट मैसेज भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचाया जाता था कि स्वदेशी प्रोडक्ट लोग खरीदे। आपको ये चीज समझना होगा कि ये पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं मशीन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल रहा, लेकिन पैरेलल में, ठीक है, जो हैंड लेबर वीवर थे उनका भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो दिस वाज दी चैप्टर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। चैप्टर स्टार्ट होता है प्रिंट कल्चर, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर यार जो चैप्टर है आपका बेसिकली आपको लेके चलता है तीन एस्पेक्ट्स में। एक यूरोप के एस्पेक्ट में कैसे प्रिंटिंग डेवलप होती है, प्रिंट कल्चर का क्या मतलब, प्रिंटिंग की अपने आप में एक हिस्ट्री है वो, और इंडिया के एस्पेक्ट में पूरी की पूरी कहानी, और ये प्रिंट डेवलप कैसे हुआ। तो इनिशियली जैसे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स जो है तो पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक चलती थी, ठीक है। इंक सरफेस के अगेंस्ट, वुड ब्लॉक का इंक सरफेस रहता था, उसके अगेंस्ट में इंक लगा के फिर प्रिंटिंग की जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, चाइनीज अकॉर्डियन बुक जो होती थी, जो एक साइड पे प्रिंट होती थी क्योंकि दूसरे साइड पे ज्यादा छप जाता था, तो दे वर बीइंग सीव्ड टुगेदर। मतलब इतना डिटेल में नहीं चलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो जैसे चाइना, जापान, कोरिया, यहां पे प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप होती है। चाइना में प्रिंट का यूज और डाइवर्सिफाई होता है वहां की सिविल सर्विसेज के चलते। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम करते थे, एग्जाम होगा, बच्चे पढ़ेंगे मतलब किताबें छपेगी। अर्बन कल्चर जैसे जैसे बूम करते चले गया वहां पे, तो ट्रेड वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए जो वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स वगैरह होती थी, ठीक है, कोटिशियंस, वो लिखना पढ़ना चाहती थी, इस कारण से प्रिंट का और डाइवर्सिफिकेशन हुआ। नई प्रिंटिंग टेक्निक आ गई तो उससे चाइना में और प्रिंटिंग तेज हो गई। वैसे ही जैसे अगर आप देखेंगे तो प्रिंट कम्स टू जापान, तो जापान में क्या होता है, तो कुछ बुद्धिस्ट जो कह सकते हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो चाइना से प्रिंटिंग टेक्निक जापान ले गए। जापान में डायमंड सूत्रा जो है तो ओल्डेस्ट बुक्स जो है वो प्रिंट होती है, ठीक है, डायमंड सूत्रा प्रिंट होती है। फिर उसी के साथ साथ में प्रिंटिंग ने जापान में भी अपना फॉर्म डेवलप किया, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि दी प्रिंटेड मटेरियल वाज बीइंग पब्लिश, तो वो इमेजेस वगैरह के फॉर्म में पब्लिश किया जाने लगा। जैसे एक आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ जिसका नाम क्या है, उकियो, ठीक है, कितागावा उतामारो ने जो डेवलप किया था, जिसमें क्या है कि इमेजेस ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया है तो दुनिया को वैसा प्रिंट किया जाने लगा था, ठीक है। प्रिंटिंग और ज्यादा डेवलप होने लगी, प्रिंटेड मटेरियल जो है, प्रिंटिंग टेक्निक जो है वो चेंज होते चले गई, ठीक। उसी के साथ साथ आप जैसे देखेंगे तो अब ये प्रिंटिंग टेक्निक साउथ ईस्ट रीजन से यूरोप कैसे पहुंच गई। तो मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जो चाइना से प्रिंटिंग टेक्निक को लेके गए यूरोप, वो यूरोप में लेके चले गए और वो प्रिंटिंग टेक्निक फिर यूरोप में वहां से प्रचलित हो जाएगी। लेकिन अभी क्या था, अभी भी यूरोप में जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो वेलम पर वेलम जो एक्सपेंसिव पार्चमेंट होता था स्किन का, उस पे लिखा हुआ मटेरियल पढ़ना पसंद करते थे। पेपर को वो सस्ता और वल्गर कहते थे, ठीक है, कि उस पर कोई भी कुछ भी प्रिंट कर सकता है। इसी के चलते क्या है कि उतना पॉपुलर नहीं हुआ था प्रिंटिंग टेक्निक, और इसी के चलते हाथ से लिखे हुए चीजें जो पॉपुलर थी, तो बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स होते थे जो अपने अंडर में स्क्राइब्स को रखते थे, जो स्किल्ड हैंड राइटर्स होते थे, उनसे लिखवाया जाता था। लेकिन ये डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था ना, उतना फास्ट नहीं था ये, तो उस कारण से क्या है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी उस तरह की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तब वहां पे इनोवेशन होता है मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का, जो कि जोहान गुटेनबर्ग बनाते हैं। जोहान गुटेनबर्ग कौन है? तो जोहान गुटेनबर्ग एक ऑलिव मर्चेंट के लड़के हैं, जिन्होंने जो ऑलिव फील्ड्स पे बड़े होते हैं, जिन्होंने ऑलिव प्रेस को देखा था, ठीक है। उसी के साथ साथ वो क्या है कि गोल्ड स्मिथ का काम सीख गए, ट्रिंकेट्स वगैरह छोटे छोटे कह सकते हैं सांचे बनाना सीख गए थे, तो उन्होंने लेटर्स बनाए, उन लेटर्स को प्रेस में कहीं ना कहीं सेट किया और एक ऐसा वर्किंग मॉडल बनाया मैकेनिकल, जहां पे क्या है
कि उन ट्रिंकेट्स को अगर इंक कर दोगे तो उससे प्रिंटिंग चालू हो जाएगी। और इस तरह से फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जो है तो 1448 में जोहान गुटेनबर्ग ने बना के तैयार कर दी और उससे प्रिंटिंग स्टार्ट होती थी। फर्स्ट बुक प्रिंटेड वाज बाइबल, 180 कॉपी 3 सालों में प्रिंट हुई, लेकिन दैट वाज वे फास्ट कंसिडरिंग दी पेस एट दैट टाइम पीरियड, ठीक है। और उसी के चलते फिर क्या है कि इस तरह से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है। अब जो इनिशियली जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस से भी बाइबल प्रिंट होकर आई थी, वो भी हैंड रिटन के ही सिमिलर थी, क्योंकि उसमें बॉर्डर्स वगैरह हाथ से बनाई जाती थी, इलस्ट्रेशन हाथ से दिए जाते थे, तो इस तरह से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी, समझा, इस तरह से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक कदम और आगे बढ़ने पे आपको क्या समझ में आता है कि वो बुक्स हो गया, वो बुक्स के बाद में जैसे आगे और थोड़ा और आगे चले तो अब क्या हो रहा है कि ये प्रिंटेड मटेरियल जो यूरोप में आ गया, तो प्रिंट कम्स टू यूरोप। एक तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अब प्रिंट रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा और उसका इंपैक्ट क्या है। तो प्रिंट रेवोल्यूशन के आने से नई रीडिंग पब्लिक आई है। मतलब पहले लोग पढ़ना नहीं चाहते थे या फिर पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि किताबें महंगी होती थी। प्रिंटेड मटेरियल आया, सस्ती होती थी, तो वो इंसान जो पढ़ता, जिसको रीडिंग करते नहीं आती थी ना, वो भी किताबें खरीद लेता था। क्यों, क्या करता था, देखता था पिक्चरें नहीं, तो वो उन किताबों को खरीद लेता था और जिसे पढ़ते आता था तो पब्लिक प्लेसेस में वो पढ़ के सुनाया करते थे इस तरह से, ठीक है। तो रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक इंटरमिंगल हो रही थी। तो जैसे पब्लिक प्लेसेस जो होती थी, पब्स वगैरह, ट्रैवल्स वगैरह, वहां लोग मिलते थे और इस तरह से जो थिन लाइन थी वो आपको डिमिनिश होते देखने को मिल रही थी। पीपल वर एनग्रोजिंग देमसेल्व्स इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो रीडिंग लिसनिंग पब्लिक इंटरमिंगल हो रही थी। अब कहीं ना कहीं क्या है, रिलीजियस रिफॉर्म एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब जब प्रिंटेड मटेरियल इतना आसानी से आया ना, तो रिलीजन में रिफॉर्म आने लगे। रिलीजन के अगेंस्ट में, रिलीजन की जो कुरीतियां होती थी उनके अगेंस्ट में लोग बोलने लगे और प्रिंट से लोग डरते भी थे। कैसे, देखो प्रिंट ने आसान कर दिया, इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवाना आसान कर दिया, जैसे आज इंटरनेट ने कर दिया, ठीक है। तो उस समय पे क्या था कि जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज थी उनको ये डर लगता था कि जो कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा रिलीजियस बुक्स वगैरह उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी के चलते, ठीक है, वो प्रिंट को उतना पॉपुलर नहीं करते थे, ठीक है। उसको प्रिंट को वो क्या कंसीडर करते थे कि इट इज नॉट गुड। क्यों, क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज है उनकी पोजीशन कम हो जाएगी, वैल्यूएबल लिटरेचर की पोजीशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो देयर वाज अ फियर ऑफ प्रिंट, फियर एसोसिएटेड था। एंड वन सच एग्जांपल इज मार्टिन लूथर किंग का, जो उन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी थीसिस दी, उन थीसिस को चर्च के गेट पे प्रिंट करवा के छपवा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि उससे जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि क्रिश्चियनिटी में जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चनिंग में प्रिंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस रिफॉर्म लाने में, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाए, 95 थीसिस दी अपनी, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि प्रिंट ने किस तरह से रिलीजियस रिफॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। आगे बढ़ते हैं एक कदम और, तो आपको देखने को मिलता है ट्रेम्बल देयरफॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, अभी प्रिंट एंड डिसेंट आएगा, सॉरी। प्रिंट एंड डिसेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि इसी तरह से ये जो एग्जांपल है ना रिलीजियस रिफॉर्म का, तो कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान भी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से देके वो प्रिंट कर सकता था। सच एग्जांपल इज गिवन ऑफ मिनाक्यो। एक मिलर थे, मिनाक्यो एक मिलर था जिसने अपने आइडियाज प्रिंट किए विच एनरेज दी चर्च, और इसी कारण बेचारे को परसिक्यूट भी कर दिया गया था। तो इस तरह से प्रिंट ने कहीं ना कहीं रिलीजियस डिबेट्स और फियर ऑफ प्रिंट जो है वो कहीं ना कहीं जनरेट करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगर एक कदम और, तो एक कदम और आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है क्या कि एक कदम और आगे बढ़ने पे पता, आई गेस हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाते जा रहे हैं लेकिन समझते चलो। तो आगे बढ़ने पे हमें एक कदम पता चलता है कि प्रिंट जो है, तो प्रिंट ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, एक रीडिंग मैनिया क्रिएट कर दिया एक तरह का, जहां पे क्या है कि नया नया न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेरी मटेरियल आ गया था। 17-18 सेंचुरी में बहुत सारा लिटरेरी मटेरियल आया। उसमें लिटरेरी मटेरियल में क्या है, जैसे एल्मेनाक्स की जैसी चीजें आने लगी, जो कैलेंडर्स वगैरह होते थे, बिलियोथिक ब्लू जो चीप ब्लू कलर के कवर में जो बुक्स होती थी जिसे हर आदमी खरीद सकता है, पेनी चैप बुक्स जो चैपमैन्स होते थे, पैडलर्स, वो बेचने लगे, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह ये आने लगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड ट्रेड वॉर अब लोग पढ़ सकते थे। तो इस तरह से एक रीडिंग मैनिया क्रिएट हुआ। लिटरेसी रेट जैसे जैसे यूरोप में बढ़ा, नया नया फॉर्म का लिटरेरी मटेरियल आना स्टार्ट होता है, ठीक है। साइंटिफिक डिस्कवरीज, आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स, ये सारी चीजें आपको उस रीडिंग मैनिया के टाइम पीरियड में, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वेरियस फॉर्म ऑफ लिटरेरी मटेरियल आने लगा था, ठीक है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ट्रेम्बल देयरफॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाला टॉपिक, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो नॉवेलिस्ट वगैरह भी थे जैसे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, तो उन्होंने कहा कि क्या है, प्रिंट एक वो वेपन है, एक वो शक्ति है जिससे आप बदलाव ला सकते हो समाज में। तो उसको उस तरीके से कंसीव किया गया, उसको उस तरीके से देखा गया और उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। आगे बढ़े तो प्रिंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, जहां पे डिबेट्स एंड डिस्कशन होने लगे आइडियाज के, किसके, तो एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज जो है पब्लिश होने लगे, ठीक है, जिसे पढ़ते थे लोग और रीजन और रैशनैलिटी की बात करने लगे, ठीक है। डिबेट एंड डिस्कशन का माहौल क्रिएट हुआ, दूसरा पॉइंट, जिससे क्या होता था कि आप वो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन कर सकते थे। तीसरा, आउटपोरिंग ऑफ न्यू लिटरेचर प्रिंट की मदद से हुआ, जहां पे कार्टून्स, कैरिकेचर्स आते थे,
which mocked the royalty and criticized their morality। ठीक है, और उसी के चलते क्या कि कहीं ना कहीं माहौल बना एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 19वीं सेंचुरी में आपको क्या देखने को मिलता है, तो वुमेन, वर्कर और चिल्ड्रन। ठीक है, तो मतलब चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर, ये भी कहीं ना कहीं प्रिंट से एसोसिएट हुई। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा गया इनको, मतलब प्रिंट की जर्नी में ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। चिल्ड्रन के लिए प्रिंटिंग प्रेस, चिल्ड्रंस प्रेस एस्टैब्लिश की गई। ठीक है, ग्रिम ब्रदर्स ने गांव-गांव जाके बच्चों के लिए फोक टेल्स कलेक्ट करी। ठीक है, एरिस्टोक्रेट से कंसर्न थे इस चीज से कि क्या प्रिंट किया जा रहा है, कहीं जो प्रिंट किया जा रहा है उसको सेंसर करना पड़ेगा, वल्गर तो नहीं बच्चों के लिए। विमेन इंपॉर्टेंट रीडर और राइटर के फॉर्म में निकल के आई, जैसे बॉर्नेट सिस्टर्स। ठीक है, तो ये सब अपने बारे में और लिखती थी और महिलाओं को एक सशक्त ग्रुप की तरह बताने लगी। उसी के साथ साथ वर्कर्स जो थे तो लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह स्टार्ट कर दी गई, जहां पे क्या है कि वर्कर्स भी अब क्या अपने फ्री टाइम में जब वर्किंग आवर्स वगैरह रिड्यूस हुए तो पढ़ना शुरू कर चुके थे। ठीक है, ये हो गया फर्दर इनोवेशंस में। अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में बहुत सारे इनोवेशंस हुए, जैसे रिचर्ड एम होव ने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस लिया है, मैकेनिकल प्रेस आ गई, ऑफसेट प्रेस आ गई, जिससे 6 कलर एक साथ प्रिंट किए जा सकते थे। साथ ही साथ क्या है कि आप जैसे देखेंगे तो मेथड ऑफ फीडिंग द पेपर वॉज इंप्रूव्ड। उसी के साथ साथ में आपको देखने को मिलता है कि बुक जैकेट्स, चीप पेपर बैग सीलिंग सीरीज वगैरह इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पीरियड में आई ताकि सेल्स कम ना हो जाए। ठीक है, नॉवेल्स को सीरियलाइज कर दिया गया, ये फॉर्म ऑफ टेक्निक डेवलप हो गया था। तो ये पूरा यूरोप की कहानी हो गई। इंडिया में अब आते तो इंडिया में व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द कमिंग अप ऑफ प्रिंट। मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी, हाथ से लिखे जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशन क्या है कि फ्रजाइल होती थी, ऑकवर्ड टू हैंडल, लेबोरियस काम होता था। प्रिंट इंडिया में आती कैसी है, तो प्रिंट इंडिया में थोड़ा लेट आता है यूरोप के कंपैरिजन में। तो जैसे जो पोर्टुगीज मिशनरीज वगैरह आते हैं गोवा में, तो वो अपने साथ प्रिंटिंग टेक्निक लेके आते हैं। जेसुइट प्रीस्ट जो लेके आते हैं तो वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में, कोंकणी लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में टेक्स्ट को पब्लिश करते हैं। इंग्लिश प्रिंटिंग और लेट स्टार्ट होती है, जैसे जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है तो वो पहली इंग्लिश वीकली मैगजीन स्टार्ट करते हैं, बंगाल गैजेट। ठीक है, लेकिन उनको क्या है कि वो एक कमर्शियल पेपर की तरह स्टार्ट किया था, सेल के बारे, सेल ऑफ स्लेव्स, ट्रेड, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देते थे, लेकिन इंग्लिश कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके बारे में गॉसिप्स भी लिख दिया करते थे। और इसी कारण से क्या उनको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने। इंडिया में भी न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किए, तो जैसे गंगाधर भट्टाचार्य ने न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट स्टार्ट किया था। ठीक है, और वो जो था वो वीकली मैगजीन था, हिकीज गैजेट। ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस। ठीक है, अब इंडिया में पब्लिक प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। तो प्रिंटिंग जो है तो दिखती बात है, जैसे हमने यूरोप में भी देखा कि कहीं ना कहीं रिलीजियस डिबेट से एसोसिएटेड था, तो हमारे यहाँ भी रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट से एसोसिएटेड था। तो अब जो लोग थे तो प्रिंट की मदद से क्या कि एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में क्वेश्चन करने लगे, डिबेट डिस्कशन का माहौल बना। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि रिफॉर्मर्स जो थे तो उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे मोनोथीज्म, आइडियोलेट्री, ठीक है, विडो इमोलिशन, इनके अगेंस्ट में लिखना चालू किया। उनको काउंटर करने के लिए हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो रहते थे तो वो भी लिखते थे। सेम इज द केस विद इस्लाम आल्सो। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे क्या है, राजा राम मोहन रॉय ने संबंध कुमुदी चालू किया, ये ध्यान रखना है। उसको काउंटर करने के लिए समाचार चंद्रिका वगैरह, ठीक है, बॉम्बे समाचार, ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स वगैरह जो बहुत सारे स्टार्ट हुए, ये ध्यान रख लेना किसने कौन सा स्टार्ट किया। साथ ही साथ जैसे आप देखेंगे तो इस्लाम में भी जो उलेमास वगैरह थे तो देवर फियरफुल कि अब इस्लामिक रूलर्स का डिक्लाइन हो रहा है, क्रिश्चियंस आ रहे हैं कंट्री में, तो कहीं ऐसा ना हो कि धर्म का पतन हो जाए। तो बहुत सारे फतवास वगैरह प्रिंट किए जाते थे, दियोबंद सेमिनरी वगैरह, इस तरह से ये स्टैब्लिश किए गए। फिर आप जैसे देखेंगे तो क्या है कि प्रिंट की मदद से रिलीजियस बुक्स भी, ट्रैक्स भी पब्लिश हुए हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो रामचरितमानस वगैरह की कॉपीज वगैरह, ये सारा सब कुछ पब्लिश हुआ। तो ये आपको रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट इंडियन कंटेक्स्ट में प्रिंट से कैसे जुड़ा वो देखा। आगे बढ़ते हैं अगर एक और कदम हम, तो अब क्या आएगा कि आप देखेंगे आपकी प्रिंट जो है ना, अब तो उसने क्या देखने को मिला आपको कि नए नए फॉर्म ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स आए। न्यू फॉर्म ऑफ प्रिंटेड मटेरियल में क्या देखने को मिलता है, तो अब प्रिंट जो है वो प्रिंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देखने को मिल रहा था। यूरोप के स्टाइल में जो नॉवेल्स वगैरह प्रिंट होती थी वो आ गई इंडिया में। उन नॉवेल्स वगैरह के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा ऐसा भी मटेरियल आया है। कैसा, नॉवेल्स के साथ साथ में बहुत सारा ऐसा भी मटेरियल आया जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह जो थी तो वो आसानी से लोगों को मिल जाती थी अब। ठीक है, राजा रवि वर्मा वगैरह की पेंटिंग जो है तो दे कैन बी इजीली रेप्लिकेटेड एंड इवन द पुअर कैन डेकोरेट देयर हाउसेस। ठीक है, वो हो गया। और उसी के साथ साथ में बहुत सारा कार्टून्स, कैरिकेचर जो नेशनलिस्ट मैसेज को हाईलाइट करते थे वो भी प्रिंटेड मटेरियल की कैटेगरी में आ गया। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े अगर एक बार और, तो अब आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रिंट जो है ना, तो प्रिंट ने कहीं ना कहीं एक तरह से नया वो क्रिएट कर दिया। जैसे विमेन के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो विमेन के लिए एक नया डोमेन खोल दिया। क्या कि जो विमेन थी अब जो पढ़ना चाहती थी, तो जो लिबरल फैमिलीज थी वो अपने घर पे बैठ के विमेन को पढ़ा सकते थे, तो विमेन के लिए प्रिंटेड मटेरियल आना स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ आप जैसे देखेंगे तो कुछ ऑर्थोडॉक्स होते थे जो विमेन को पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो वो अपोज भी करते थे कि लिटरेट विमेन जो है वो विडो हो जाएंगी, मोरालिटी खत्म हो जाएंगी, ये सारी चीजें। और इसी का इस्तेमाल करते हुए जैसे अगर आप देखेंगे तो महिलाओं ने अपोज भी किया इन सारी चीजों को, तो बहुत सारी महिलाओं ने डिफाई भी किया, जैसे रोकेया शेखावत हुसैन, जो बुक में नहीं दिया लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, राज सुंदरी देवी जो थी तो उन्होंने अपनी अमर जुबान फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी, और चोरी चोरी छुपे छुपे उन्होंने क्या करा, पढ़ना सीखा।
फिर अगला जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैलाश भाषनी देवी है, ताराबाई सिंधे, पंडिता रामाबाई, तो ये सारी विमेन थी जिन्होंने विमेन के बारे में प्रिंट का इस्तेमाल करते हुए लिखा। प्रिंट को विमेन के मतलब प्रिंट की मदद से विमेन को एक पोटेंशियल कस्टमर की तरह देखा गया। तो जैसे बंगाल में आप देखेंगे तो बटाला पब्लिशिंग हाउस था, श्री रामचंद्र चड्डा जो थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्त्री धर्म विचार लिखी। तो ये सारी किताबें विमेन के बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो था वर्कर्स का था। वर्कर्स भी क्या था, वर्कर्स के लिए वही जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे उन्होंने लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप कर दिए। बहुत सारे जो जैसे अगर आप देखेंगे तो जो लोअर कास्ट के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट में लिखा। तो जैसे गुलामगिरी लिखी गई ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है, पेरियर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये सारे जो लोग थे इन्होंने वर्कर्स के सपोर्ट में, लो कास्ट सोसाइटी के सपोर्ट में प्रिंट की मदद से लिखा। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि वर्कर्स जो तो उतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलता है कि वर्कर्स जो है तो अपने फ्री टाइम में पढ़ना जानना सीखते थे। और जैसे सुदर्शन चक्र पेन नेम के अंडर में सच्ची कविताएं वगैरह, कानपुर मिरवरकर जो थे, काशी बाबा, छोटे बड़े का सवाल उन्होंने लिखा। तो ये सारी किताबें लिखी गई है। लास्ट जो है तो प्रिंट एंड सेंसरशिप वाली कहानी। प्रिंट एंड सेंसरशिप वाली कहानी में आपको क्या देखने को मिलती है कि इनिशियली कोई सेंसरशिप की बात नहीं की जा रही थी। ठीक है, सेंसरशिप का कंसेप्ट बाद में निकल के आया, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, सेंसरशिप का कंसेप्ट जो निकल के आता है उसमें हाईलाइट किया गया किस चीज को, कि ब्रिटिशर्स जो थे तो पहले इंग्लिश प्रेस को कंट्रोल करना चाहते थे और इसके चलते कलकत्ता कोर्ट ने गाइडलाइंस वगैरह जारी कर दी थी। और बाद में इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस नहीं बोला कि थोड़ा हमें ईज आउट कर दो। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि उसके लिए भी मकौले जो है तो थॉमस मकौले लॉज बनाते हैं कि कितना लिबर्टी दिया जाएगा। इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस पे ही फोकस किया जा रहा था, सेंसरशिप किसी तरह की थी नहीं। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद में उन्हें समझ में आया कि नेटिव प्रेस जो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो नेटिव प्रेस होगी, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रिंट करती है, वो क्या प्रिंट कर रही है ये देखा जाए। ठीक है, और अगर कुछ गलत प्रिंट करी तो उनको रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये आइडिया था। ये आइडिया के साथ में क्या निकल के आया, वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेस का ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकल के आया था, जिसमें वार्निंग दी जाएगी अगर तुम कुछ सेडिशियस प्रिंट करते हो तो अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी मशीनरी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। इसके बावजूद भी आप जैसे देखेंगे तो जो नेशनलिस्ट थे दे नेवर स्टॉप। गंगाधर तिलक जो है तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में खुल के लिखा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर, फाइनली खत्म हुआ। सो दिस वाज द कंप्लीट हिस्ट्री फॉर यू। कैसा लगा? सारे चैप्टर्स एक साथ आंखों के सामने से दौड़ के गए नहीं गए, या आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो दिस वाज द होल स्टोरी। इसी तरह से आगे मिलेंगे हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के भी रैपिड रिवीजन के साथ में। अब आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, रिवीजन हो गया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, एग्जाम पैक के वीडियो देखे होंगे आपने, कुछ 21 डेज चैलेंज वाली सीरीज में भी चीजों को कंप्लीट किया होगा। अब सारा सब कुछ होने के बाद में अब जो पड़ाव रहेगा आपकी प्रिपरेशन में वो रहेगा सैंपल पेपर सॉल्व करने वाला। तो सैंपल पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स होते हैं, पर कहीं क्वेश्चंस बहुत आउट ऑफ द कंटेक्स्ट में आते हैं, कहीं आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आता है। तो मैं आप लोगों की यहां पे एक मदद कर सकता हूं, वो ये है कि अनअकैडमी प्लस पर दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू गेट। क्या कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दिस कोर्स इज मोर अफोर्डेबल देन बाइंग अ सैंपल पेपर। एक सैंपल पेपर भी आपको इस प्राइस से ज्यादा में मिलेगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जैसे अगर आप देखेंगे तो 379 के प्राइस में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर 5 सैंपल पेपर सिर्फ देंगे नहीं, 5 सैंपल पेपर लग के हम 10 घंटे की क्लास में सॉल्व करेंगे। और सिर्फ सोशल नहीं है, तो आप सोशल के साथ में मैथ्स, साइंस, तो टॉप एजुकेटर्स के साथ में आप सोशल, मैथ्स, साइंस सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए आपको इस कोर्स में एनरोल करना होगा, और ये कोर्स आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 379 में। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड you can get discount on this by using the code DIGRAJ Digraj. So I would say if you are planning to take anything like this, don't miss this opportunity. 5 सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, 30 hours of live session रहेंगे, मतलब 10 hours for social, maths and science each. Best preparation strategy, solution मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, आपके कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ में जो सैंपल पेपर बनाए जाएंगे वो खुद टीचर्स के द्वारा, मतलब जैसे सोशल के 5 सैंपल पेपर मैं बनाने वाला हूं, तो ये प्लानिंग होने वाली है। तो आई होप यू पीपल गॉट दिस मैसेज वेरी क्लियरली। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है किसी प्रकार का तो यू कैन आस्क फॉर द हेल्प ऑन अनअकैडमी। तो ये पूरी कहानी थी। आशा करते हैं यहां तक आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आई है और हिस्ट्री का रिवीजन हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले रिवीजन पैक के साथ, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सारा सब कुछ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरह से तैयारी कीजिए।
अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।